हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आपका होस्ट सुमित नेगी आज जा रहा हूं एक नई यात्रा में जो होने वाली है हमारी दिल्ली से रिकांगपिओ तक की। और ये यात्रा हम करने वाले हैं एचआरटीसी की ऑर्डिनरी बस में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये सफ़र। आज सोमवार 5 मई 2025 है और शाम के बज गए हैं 7:30। मैं इस समय हूँ आईएसबीटी कश्मीरी गेट में और अब सामने मेरे देख रहे होंगे आईएसबीटी कश्मीरी गेट की बिल्डिंग। पिछले साल अक्टूबर 2024 से आईएसबीटी कश्मीरी गेट में प्राइवेट बसेस का भी संचालन शुरू हो गया है, जिससे अब यात्रियों के पास बसेस के ऑप्शंस भी ज़्यादा हो गए हैं और यहाँ से अब ज़्यादातर वॉल्वो बसें आपको हिमाचल उत्तराखंड के लिए प्राप्त हो जाती है। इसके बाद मेरी बस लग गई अपने काउंटर पर और ये है 8:10 की दिल्ली टू रिकांगपिओ ऑर्डिनरी बस। ये BS6 मॉडल है। अब कश्मीरी गेट के अंदर जितनी भी छोटी मोटी दुकानें थी वो सब हटा दी गई है, जिससे यहाँ पर यात्रियों के लिए स्पेस भी काफ़ी बढ़ गया है और आज सोमवार होने की वजह से भी भीड़ भी काफ़ी कम है। और ये जा रही हमारी दिल्ली टू देहरादून UTC की वॉल्वो बस। इसका भी ब्लॉग हम जल्दी लेकर आएंगे यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना सफ़र दिल्ली से रिकांगपिओ तक का। 8:10 पे हमारी बस निकल पड़ी अपने सफ़र पे। दिल्ली से रिकांगपिओ तक की दूरी 623 किलोमीटर है और इसको पूरा करने के लिए 20 घंटे का समय लगता है। इसका मतलब मैं कल शाम को 4 बजे रिकांगपिओ पहुंचूंगा और दिल्ली से रिकांगपिओ तक का जो किराया है वो 1080 रुपये है पर पर्सन। अभी हम आ गए हैं नेशनल हाईवे 44 पे, जो कश्मीर के श्रीनगर से लेकर केरल के कन्याकुमारी तक है और इस हाईवे के साथ साथ हम जाएंगे अम्बाला तक। और रात के बज गए हैं 11। हमारी बस रुक गई है अपने डिनर ब्रेक के लिए। ये है सामना बाहू, जो कुरुक्षेत्र से थोड़ा सा पहले ही पड़ता है। और मैंने यहाँ पे कुछ नहीं खाया है क्योंकि मेरा यहाँ का जो एक्सपीरियंस है खाने का वो बहुत ही बेकार है। और साथ साथ यहाँ पे काफ़ी सारी बसें भी अपने डिनर ब्रेक के लिए रुकी हुई है। चालीस मिनट के ब्रेक के बाद हम निकल पड़े अपने आगे के सफ़र में। अभी यहाँ से चंडीगढ़ की दूरी मात्र 100 किलोमीटर रह गई है। इसको पूरा करने में भी 2 से 2.5 घंटे का सफ़र लगेगा। साढ़े 12 बज रहे हैं और हम पहुँच रहे हैं अम्बाला। यहाँ पे भी हमारी बस 20 मिनट रुकी रही क्योंकि यहाँ से भी कई सारी सवारियाँ चंडीगढ़ और हिमाचल जाने वाली मिल जाती है और बस स्टैंड के सामने ही यहाँ पे रेलवे स्टेशन भी है। रात के 1:45 पे हम पहुंच गए आईएसबीटी सेक्टर 43 चंडीगढ़। अब हमारी बस का यहाँ पे 15 मिनट का ब्रेक है और 15 मिनट के ब्रेक के बाद 2 बजे बस निकल जाएगी अपने आगे के सफ़र के लिए। तो यहाँ पे एक छोटा सा फ्रेशन अप का ब्रेक है। आप इस दौरान थोड़ा सा फ्रेश हो सकते हैं या फिर चाय की चुस्की का ही मज़ा ले सकते हैं।
अब हम चल रहे हैं नेशनल हाईवे 5 पे और रिकांगपिओ तक हमें इसी हाईवे पर चलना पड़ेगा। वैसे बात की जाए इस हाईवे की तो ये पंजाब के फिरोजपुर से शुरू होकर आगे भारत चीन बॉर्डर पर स्थित शिपकिला पास तक जाता है और इसी पास से होते हुए सतलुज नदी भी तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है। ये है HRTC का परमाणु में डीजल पंप। अपर हिमाचल या शिमला की साइड जाने वाली सारी बसेस डीजल यहीं भरवाती है। यहाँ हमारी बस में डीजल भरने में 15 मिनट का समय लगा। यहाँ पे डीजल भराने के बाद हम निकल गए आगे के सफ़र पे। जाते समय यह बस परमाणु में ही डीजल भरवाती है और वापसी दिल्ली आते समय यह रिकांगपिओ में ही अपना डीजल फुल करवा लेती है। ये चल रही हमारे आगे हरिद्वार शिमला हिमधारा बस। 5:15 पे हम पहुंच गए शिमला। ये ISBT टूटी कैंडी है और अभी यहाँ अंधेरा हुआ पड़ा है। दिल्ली से शिमला तक आने में 9 घंटे तक का समय लगा है, जिसमें हमने सिर्फ एक बड़ा ब्रेक लिया था डिनर के लिए और 2 छोटे छोटे ब्रेक लिए। अब यहाँ एक लंबा ब्रेक के बाद हमारी बस निकलेगी आगे रिकांगपिओ के लिए। यहाँ से अब बस का चलने का समय है 5:50 का। रिकांगपिओ साइड जाने वाली ये दिन की पहली बस है और इसके बाद 6 बजे यहाँ से कल्पा की बस भी जाती है। तो देखा जाए 10 मिनट के अंतर में ये दोनों बस यहाँ से निकलती है। और ये सामने स्क्रीन पर खड़ी है हमारी खमाड़ी की बस, जो 5:30 बजे यहाँ से निकलेगी। खमाड़ी जो रोहड़ू से 20 किलोमीटर की दूरी में एक छोटा सा गाँव है। तो 5:50 पे हम निकल गए शिमला से अपने आगे के सफ़र पे। सामने ये दिखाई दे रहा है शिमला शहर। सुबह के 6 बज रहे हैं और अभी भी यहाँ पे चहल पहल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट भी थोड़ी देर में खुलती है। अभी हम जा रहे हैं ओल्ड ISBT शिमला, क्योंकि सुबह के समय जितनी भी अपर हिमाचल जाने वाली बसेस होती है वो सब ओल्ड ISBT होते हुए जाती है। ये आ गई हमारे सामने विक्ट्री टनल। और इस तरह की कई सारी शिमला में टनल्स हैं जो रोड पर भी हैं और साथ ही साथ यहाँ पे रेलवे लाइन है, उनमें भी काफ़ी सारी टनल्स बना रखी है। तो आगे आप देखते रहेंगे कई सारे टनल इसी वीडियो में। ये है टनल नंबर 2 और इसका नाम है ऑकलैंड टनल। तो इस तरह की यहाँ पे 3 टनल आएगी। पहली टनल हम जो देख चुके हैं जिसका नाम था यहाँ पे विक्ट्री टनल, और अब आगे आएगी यहाँ पे ढली टनल। ये है टनल नंबर 3 ढली टनल, और इसका जो राइट बैंक दिख रहे हैं वो भी कुछ साल पहले ही यहाँ पे बनाया गया है। पहले ये सामने जो सिंगल टनल थी यही हुआ करती थी, और अब जो है यहाँ पे दूसरी सुरंग भी बना दी गई है। तो अब आने जाने के लिए अलग अलग टनल हो गई है यहाँ पे।
तो ओवरऑल देखा जाए, अगर आप शिमला से रामपुर, नारकंडा या रिकांगपिओ की तरफ जाते हैं तो आपको यहाँ पे शिमला में 3 टनल क्रॉस करनी पड़ती है। ये जो नीचे की साइड आप रोड देख रहे हैं, बारिश या बर्फ़बारी के दौरान जब ये मेन रोड बंद हो जाता है तब इस नीचे वाली रोड से ही बसेस ऊपर हिमाचल की तरफ जाया करती है, और यहाँ से निकलने के बाद ये रोड वापस कुमारसैंड में इसी रोड से मिल जाया करती है। बात की जाए बस के स्टाफ की, तो दिल्ली से शिमला तक बस को श्री धर्मेंद्र प्रताप जी लेकर आए और यहाँ शिमला में इनकी ड्यूटी समाप्त हो गई। अब यहाँ से आगे रिकांगपिओ तक बस को लेकर जा रहे हैं श्री गोविंद लाल जी, और कल वापसी में बस को ये शिमला तक लेकर भी आएंगे। पहले चालक श्री धर्मेंद्र प्रताप जी ने लगभग 9 घंटे की ड्यूटी की और श्री गोविंद जी लाल जी को अब 10 घंटे की ड्यूटी करनी है। पहाड़ों में घुमावदार रोड होने से यहाँ छोटे रास्ते तय करने में भी ज़्यादा समय लग जाता है। बात करी जाए अपने डेस्टिनेशन रिकांगपिओ की, तो शिमला से इसकी दूरी 220 किलोमीटर है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 2290 मीटर है। रिकांगपिओ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर भी है। अभी स्क्रीन पर आपको पहाड़ों की हरियाली के बीच सफ़ेद सी चादरें दिखाई दे रही होंगी। ये कपड़े की एक परत है जिससे सेब की खेती को होने वाली बारिश से और ओलावृष्टि से बचाया जाता है। हिमाचल में आजकल के दिनों में ढेर सारी बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी हुई है, जिससे सेब की फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। सेब की फसल को हिमाचल की प्रमुख आजीविका फसल माना जाता है और आपने कभी ना कभी तो ज़िंदगी में हिमाचली सेब खाया ही होगा। आठ बज के 20 मिनट हो रहे हैं और हम पहुंच रहे हैं नारकंडा। शिमला से लेकर रिकांगपिओ तक के 220 किलोमीटर के सफ़र में नारकंडा सबसे ऊंचाई पे बसा हुआ शहर है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 2700 मीटर है। ज़्यादा ऊंचाई में होने के कारण यहाँ किन्नौर के मुकाबले ज़्यादा बर्फ़ भी पड़ती है। और साल 2023 में मैं यहाँ नारकंडा में अपने दोस्तों के साथ घूमने भी आ चुका हूँ। नारकंडा में हमारी बस ने कुछ सवारियों को पिक एंड ड्रॉप किया। मुझे लगा यहाँ पर हमारा ब्रेकफास्ट ब्रेक होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। 35-33-39 शिमला से लेकर नारकंडा तक हमने पूरी चढ़ाई चढ़ी और अब नारकंडा से लेकर रामपुर तक हमें उतराई उतरनी है। नारकंडा जो 2700 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है और रामपुर जो 1021 मीटर की ऊंचाई पर है, मतलब इस 65 किलोमीटर के सफ़र के दौरान हम 1700 मीटर की उतराई उतरेंगे और अब आगे का सफ़र सतलुज नदी के किनारे ही होगा। तो फाइनली 8:50 पे हमारी बस रुक गई अपने ब्रेकफास्ट ब्रेक के लिए। ये है वर्मा भोजनालय मुड़थल, जो कुमारसैंड से थोड़ा पहले पड़ता है। मैंने यहाँ 2 पराठे और चाय ली। बाकी यहाँ पे कई सारी बसेस रुकी हुई है अपने ब्रेक पे। यहाँ पे 26 मिनट रुकने के बाद हम निकल पड़े अपने आगे के सफ़र पे, और ये सामने से आ रही है रामपुर से शिमला जाने वाली ऑर्डिनरी बस।
अब हम बिल्कुल नदी के किनारे आ चुके हैं और बराबर में आपको यहाँ पे सतलुज नदी बहते हुए भी दिखाई दे रही होगी। ये है रामपुर का प्रसिद्ध श्री महेश मर्दिनी माँ लक्ष्मी मंदिर। यहाँ पे बजरंगबली की भी एक बड़ी सी प्रतिमा है जो आपने अभी स्क्रीन पर देखी होगी। ग्यारह बज के 15 मिनट पर हम पहुँच रहे हैं रामपुर बुशर। शिमला से हमें यहाँ तक आने में 6.5 घंटे का समय लग गया, जिसमें हमने सिर्फ एक 35 मिनट का ब्रेक लिया था। ये है आईएसबीटी रामपुर बुशर, जो सतलुज नदी के किनारे पे बसा हुआ है। ये अपर हिमाचल के सबसे बड़े आईएसबीटी में से भी एक है। यहाँ पर एक बड़ी खुली पार्किंग होने की वजह से कई सारी बसेस यहाँ पर एक बार में पार्क भी हो जाती है। और अब रामपुर से हमारा चलने का समय 11:25 का है। सिर्फ 10 मिनट का ही यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक है और यहाँ पर भी हमारी बस में काफ़ी सारी सवारियाँ चढ़ी और उतरी भी। हम यहाँ से निकले ही थे कि हमें रास्ते में मिल गई रिकांगपिओ डिपो की ये खूबसूरत सी बस। ये रीवा से चंडीगढ़ जाने वाली ऑर्डिनरी बस है और इसका नाम है सोंगी सनम। रिकांगपिओ डिपो की ऐसी कई सारी बसेस हैं जो बेहद ही खूबसूरत सजी हुई है, जिनमें से एक राका भाई की जहरीली पहाड़ में है जो शिमला कल्पा रोड पे चलती है, और दूसरी जो आपने हमारे वीडियो में अभी देखी है। बारह बज के 10 मिनट हो रहे हैं और हम पहुंच रहे हैं ज्यूरी। रामपुर से इसकी दूरी 23 किलोमीटर है, जिसे हमें पूरा करने में 40 मिनट का समय लगा। और ज्यूरी के ऊपर बसा हुआ है एक खूबसूरत सा हिल स्टेशन जिसका नाम है सराहन। ये पीछे जो आप रोड देख रहे हैं ये सराहन को ही जाती है यहाँ से। ज्यूरी से हम थोड़ा आगे ही चले थे कि हमारी बस रुक गई यहाँ अपने लंच ब्रेक के लिए। इस जगह का नाम है बाथल। नाश्ता भी हमने 9 बजे किया था, तो अभी ज़्यादा भूख ना होने से मैंने यहाँ कुछ भी नहीं खाया। अभी तो फ़िलहाल हमारी बस ही यहाँ पे रुकी हुई है और मैं यहाँ पे सामने इन नज़ारों का लुत्फ़ उठा रहा हूँ। यहाँ से थोड़ी ही आगे शुरू हो जाएगा ज़िला किन्नौर। है ज़िला किन्नौर का प्रवेश द्वार और स्वागत है आपका ज़िला किन्नौर में। यहाँ सामने एक खूबसूरत झरना बह रहा है। इसे देखने के लिए काफ़ी सारे टूरिस्ट रोड पर ही खड़े हैं और इसे देखने में इतने मग्न है कि उन्हें रोड पे आती जाती गाड़ियों की कोई फिक्र नहीं है। इस तरह रोड्स पर हमेशा सतर्क रहना चाहिए, चाहे आप कहीं भी जाए।
ये है निगुलसरी का लैंडस्लाइड पॉइंट। अगस्त 2021 में यहाँ पर एक भयानक लैंडस्लाइड हुआ था, जिसमें एक एचआरटीसी बस, 3 कार और एक ट्रक इसकी चपेट में आ गए थे और इस हादसे में टोटल 28 लोगों की जान चली गई थी। रात के समय यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी में ही वाहनों को एक एक करके निकाला जाता है। इसके बाद आता है तरंडा माता का मंदिर, जहाँ एचआरटीसी बसेस का स्टाफ माता को शीर्ष नमन करते हैं और यहीं से शुरू हो जाती है इस रोड का सबसे फेमस स्ट्रेच तरंडा ढांग, जहाँ चट्टानों को काटकर ये रोड बनाई गई है और आज तक इस रोड के स्वरूप में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नीचे गहराई में बहती सतलुज नदी और ऊपर ये उठी हुई बड़ी सी चट्टानें। एक पल को तो मुझे ये लग रहा था कि कहीं बस की चट्टाने से ना टकरा जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इस रोड को भारत तिब्बत हाईवे भी कहा जाता है। यहाँ पर सड़क किनारे काफ़ी सारे घर टूटे पड़े हुए हैं और इनको देखकर तो मान लो ऐसा लगता है जैसे ये किसी भयानक आपदा का शिकार हुए होंगे। बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पहाड़ों में इस तरह की आपदाओं का आना एक आम बात सा हो गया है, जिसको लेके हम सबको अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा और पर्यावरण के लिए कुछ ना कुछ कार्य हमें करने ही पड़ेंगे। दिन के बज रहे 2:30 और हमारी बस पहुंच रही है टापरी। यहाँ पर भी एक बड़ा सा बाज़ार है और साल 2022 में टापरी से चंडीगढ़ एयरपोर्ट तक की डायरेक्ट एचआरटीसी वॉल्वो बस स्टार्ट हुई थी, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से ये ज़्यादा समय तक चल न सकी और इसे बंद ही कर दिया गया। ये किन्नौर साइड आने वाली पहली एचआरटीसी की वॉल्वो बस थी। ये है टापरी बस स्टैंड और हमारी बस के बराबर में खड़ी है टापरी से यूला जाने वाली बस। यूला वही जगह है जहां वर्ल्ड का हाईएस्ट कृष्णा टेम्पल है। जी हाँ, वर्ल्ड हाईएस्ट कृष्णा टेम्पल। ये है इस रोड का सबसे ज़्यादा टफेस्ट पॉइंट। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रिज है जहाँ से एक बार में सिर्फ एक ही गाड़ी निकल सकती है। ऐसा पहले नहीं था। आगे रोड लैंडस्लाइड होने की वजह से पूरे तरीके से ख़राब हो चुकी है, जिस वजह से यहाँ रोड को सतलुज नदी के राइट बैंक की तरफ मोड़ा गया है। हमारे कंडक्टर साहब भी लगे हुए हैं पूरी मदद करने में। इस ब्रिज को क्रॉस करने में हमें 5 मिनट का समय लग गया। यहाँ पर इस तरफ ऐसे 2 पुल हैं। अब इसे क्रॉस करके हम दोबारा नदी के राइट बैंक की तरफ आ जाते हैं।
3:10 पे हम पहुंच गए करछम। यहाँ से ये सामने वाली रोड सांगला और छिटकुल की तरफ जाती है, जो बसपा नदी के किनारे बसे हुए यहाँ के खूबसूरत हिल स्टेशन है। यहाँ पर भी हमारी बस से कुछ सवारियाँ उतरी। ये सामने से आ रही है बसपा नदी, जो यहाँ पर आके सतलुज नदी से मिल जाती है, और इन दोनों के संगम में यहाँ पर बनाया गया है बसपा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, और इसकी वजह से यहाँ पर बड़ी झील का निर्माण भी हो चुका है। और ये सामने है बसपा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, जिसकी क्षमता है 300 मेगावाट की। तो चलिए बात कर लेते हैं इस सफ़र की। दिल्ली से रिकांगपिओ आप बाय रोड ही आ सकते हैं। HRTC डेली दिल्ली से रिकांगपिओ रूट पर एक ऑर्डिनरी बस चलाता है, जो रात को 8:10 पर निकलती है, जिसमें मैं अभी सफ़र कर रहा हूँ। दिल्ली से रिकांगपिओ के लिए HRTC की कोई डायरेक्ट वॉल्वो बस नहीं है, क्योंकि रोड्स काफ़ी छोटी है और वीडियोस में आपने अभी छोटे ब्रिजेस भी देखे होंगे, जहाँ 40 सीटर बस को मोड़ने में ही काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। बाकी अगर आप थोड़ा कंफर्ट में आना चाहते हैं तो दिल्ली से रामपुर के लिए रात 7:35 पर HRTC की वॉल्वो बस चलती है, जो सुबह 10 बजे रामपुर छोड़ देती है, और फिर वहाँ से आप दूसरी बस लेकर रिकांगपिओ तक आ सकते हैं। रोड्स की बात की जाए तो अभी इनकी कंडीशंस काफ़ी अच्छी है, सिर्फ 1-2 पॉइंट्स को छोड़ के, बट मानसून के समय जब बारिश अपने चरम पर होती होगी तब इन पे ट्रैवल करना इतना आसान नहीं होता होगा। इस जगह का नाम है पोवारी कैंची। हमें ऊपर की साइड रिकांगपिओ की तरफ जाना है, जो यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, और ये नीचे वाला रोड यहाँ से चला जाता है काजा, ताबो, सुंदो, जो डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में आते हैं। स्पीति वैली को भारत के कोल्ड डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस चढ़ाई में चलते हुए यहाँ इस तरह के 5 बैंड आते हैं, जिन्हें क्रॉस करके हम पहुँचते हैं रिकांगपिओ। ये है रिकांगपिओ का मेन चौक, और यहाँ पर एक बड़ी मार्केट भी है। यहाँ से हमें ऊपर यू टर्न लेकर ISBT की तरफ जाना है, जो यहाँ से सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो फाइनली शाम 4 बजे मैं पहुँच गया अपने डेस्टिनेशन रिकांगपिओ। 20 घंटे के इस सफ़र में हमने 3 बड़े और 3 छोटे ब्रेक लिए। ये है हिमाचल का सबसे खूबसूरत बस अड्डा ISBT रिकांगपिओ। किन्नर कैलाश की चोटियों के बीच घिरा ये बस अड्डा अपने आप में एक मनमोहक जगह है, और यहाँ से दिल्ली, चंडीगढ़, धर्मशाला, मनाली, हरिद्वार और स्पीति वैली के लिए डायरेक्ट बस उपलब्ध है। अब जाके थोड़ा रेस्ट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।